वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस एंड फॉर दिस डिस्कशन वी हैव एक्सपर्ट विद अस। द एक्सपर्ट इज Mrs. Nivedita Chakraborty. She is working as a special educator in Vasant Valley School. तो ये आज की जो हमारे एक्सपर्ट हैं आज के टॉपिक के बारे में हमें बताएंगे डिटेल में इन्फॉर्मेशंस। मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी उनके इस रिगार्ड में जो भी क्वेश्चंस हैं या किसी भी तरह के डिस्कशन हमारे एक्सपर्ट से करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008 265111613। हमारा फैक्स नंबर है 265111609। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है rehabstd@ndc.vsnl.net.in। हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.rehabcouncil.nic.in। मैं अपने व्यूअर्स को फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि आप ये सब डिटेल्स इंफॉर्मेशन अपने पास रखें और हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं अपने किसी भी जानकारी के लिए। आज जो हम डिस्कस करेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में, तो आइए हम आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। वेलकम मैम। जैसे कि हमने बात की कि आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस। सो द टॉपिक इटसेल्फ सेज कि हम हियरिंग लॉस के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज हियरिंग लॉस, और इन अदर टर्म वी यूज द वर्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट। Hearing impairment and hearing loss are one and the same thing. To start with, let us start with the definition as to अगर हम एक बोली चाली भाषा में बात करें तो hearing loss मतलब कम सुन पाना या ना सुन पाना। टेक्निकली अगर हम बात करें तो वी डिफाइन हियरिंग लॉस एज द लॉस ऑफ 60 डेसिबल्स और मोर इन द बेटर ईयर इन द कॉन्वर्सेशनल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। कोई भी बच्चा या पर्सन या चाइल्ड हु कैन नॉट हियर मोर देन 60 डेसिबल ऑफ साउंड which he cannot hear in the better ear, and this should be in the conversational range of frequencies। मतलब बोलचाल वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें अगर वो 60 डेसिबल से ज्यादा नहीं सुन पाता है so we label him as hearing impaired। ये जैसे कि आपने बताया कि फ्रीक्वेंसीज का आपने एक्सप्लेन किया। फ्रीक्वेंसीज एक्चुअली जो हमारी सुटेबल होती है वो क्या 60 डेसिबल जैसे आपने बताया कि लॉस हो जाए, मतलब कॉन्वर्सेशनल रेंज की जो फ्रीक्वेंसीज है जी, तो उसमें अगर 60 कॉन्वर्सेशनल रेंज की फ्रीक्वेंसीज में अगर 60 डेसिबल से ज्यादा वो नहीं सुन पाता है ओके तो हम उसे हियरिंग इम्पेयर्ड कहेंगे। वैसे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एज पर नॉर्मल कन्वर्सेशन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। कोई मिड फ्रीक्वेंसीज में होती है, कोई हाई फ्रीक्वेंसीज में होती है जी, और कोई लो फ्रीक्वेंसीज में होती है। हम जो बातचीत करते हैं उसके जो डिफरेंट साउंड्स है दे फॉल इनटू वेरियस फ्रीक्वेंसीज। सो इन दैट कॉन्वर्सेशनल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में हम ये नहीं कहेंगे कि जब हम डिफाइन करते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट को तो वी विल नॉट सी कि वो ट्रेन की आवाज सुन पाता है या नहीं। बेसिकली वी डिफाइन इट व्हेन वी आर आई मीन टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कॉन्वर्सेशन। सो वो कॉन्वर्सेशनल रेंज में 60 डेसिबल से ज्यादा आवाज वो सुन पाता है या नहीं। अगर वो नहीं सुन पाता है वो भी उसके बेहतर कान में, तो हम उसे कहेंगे ही इज हियरिंग इम्पेयर्ड। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि सामान्य तौर पर जब बातचीत करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग होती है, डिपेंड करता है। तो उसमें अगर लॉस होता है जैसे आपने बताया 60 डेसिबल्स से ज्यादा अगर लॉस उनको सुनने में, उन फ्रीक्वेंसीज को, उन साउंड्स को सुनने में जी, अगर वो 60 डेसिबल से ज्यादा की साउंड वो नहीं सुन पाता है तब हम उसे हियरिंग इम्पेयर्ड इन द बेटर ईयर, बेहतर कान में जी। ओके, नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग लॉस। देखा जाए तो हियरिंग इम्पेयरमेंट को हिडन डिसेबिलिटी कहा गया है जी। जैसे कि दूसरे डिसेबिलिटीज हैं जैसे कि विजुअल इम्पेयरमेंट हुआ, मेंटल रिटार्डेशन हुआ, या जो भी आप डिफरेंट डिसेबिलिटीज देखें उनको आप देखकर आप पहचान सकते हैं कि हाँ इस इंसान को या इस बच्चे को ये इस डिसेबिलिटी से ग्रसित है। बट हियरिंग इम्पेयरमेंट एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसको हम देखकर सामान्य रूप पर आप समझ नहीं सकते हैं कि इस बच्चे को या ये पर्सन हियरिंग इम्पेयर्ड है। It is only with minute observation or when the child or when the person starts speaking
जब वो हमसे बातचीत करना शुरू करता है, या क्लासरूम सिचुएशन में जब हम उसकी एकेडमिक प्रोग्रेस देखते हैं, देन वी कम टू नो दैट द चाइल्ड इज हियरिंग इम्पेयर्ड और द पर्सन इज हियरिंग इम्पेयर्ड. सो दैट इज वाई वी से दैट हियरिंग इम्पेयरमेंट इज अ हिडन डिसेबिलिटी. सो देयरफॉर जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ऐसे सामान्य तौर पर देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ दिस पर्सन इज हियरिंग इम्पेयर्ड. ओके, इसीलिए इसको हिडन डिसेबिलिटी भी कहते हैं. सो टू understand the characteristics or to note the characteristics of hearing impairment, we must do a minute observation, or until unless you start a conversation with a child or with a person, you will not be able to know that he has a hearing impairment. So जब हम characteristics की बात करते हैं, that is why we study the characteristics in different aspects. बहुत सारे बच्चे उसके ग्रोथ के या उसके जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, उन सब में हम देखते हैं कि देयर आर सम और द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स which reflect that the person is suffering from hearing impairment. So let us have a look at the characteristics. As you can see, the characteristics of hearing loss are, we can see it in various aspects like behavioral, literacy related characteristics, psychological related characteristics, speech characteristics, language characteristics, and communication characteristics. These are the various aspects on which we will study one by one. We'll see all the aspects कि उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं. इसका मतलब कि अगर एक इंडिविजुअल को हियरिंग लॉस होता है तो इसके डिफरेंट एरियाज में इफेक्ट करता है वो. बिल्कुल. और हियरिंग लॉस अगर हम डायग्नोस करते हैं, मतलब किसी भी बच्चे या बड़े को हियरिंग लॉस हुआ है, तो किस फैक्टर पे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट हुआ है या हियरिंग लॉस हुआ है? किस फैक्टर में, मतलब ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि द पर्सन हैज हियरिंग इम्पेयरमेंट. नॉर्मली जैसे मान लीजिए हमारे व्यूअर्स में कुछ पेरेंट्स हैं, जस्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल ऑब्जर्वेशन, इन टर्म्स ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन की हमारे पेरेंट्स को पता हो कि उनको स्टार्टिंग में एक अर्ली इंटरवेंशन जैसे हम बोलते हैं, तो उसके टर्म्स में उनको पता चले कि अगर ये बच्चा नहीं सुन पा रहा है तो उनको कैसे पता चलेगा कि अगर अपने बच्चे की तरफ देखें तो? देखिए, जो स्पीच के माइलस्टोन्स है, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, देन ही अटेन्स सम ऑफ द माइलस्टोन्स. जैसे कि शुरुआत 6 महीने पे द चाइल्ड स्टार्ट्स बैबलिंग और कूइंग. दोज आर द फर्स्ट साइंस व्हेन अ पेरेंट कम्स टू नो दैट द चाइल्ड इज स्पीकिंग. जनरली होता क्या है, द चाइल्ड विच इज हियरिंग इम्पेयर्ड, हम उसे कहते हैं कि वो बोल नहीं सकता है. अब वो बोल क्यों नहीं सकता है? बिकॉज ही इज नॉट लिसनिंग. तो शुरू के माइलस्टोन्स को अचीव करने में बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है. ओके, ही ऑल्सो बैबल्स लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड डज. लेकिन उसके बाद चूंकि he does not get any reinforcement for that, he does not hear anything, that is why he stops doing that. जी. तो फर्दर उसके जितने भी माइलस्टोन्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, या तो गैप हो जाता है या ही इज नॉट एबल टू अचीव दैट. तो शुरुआत में पेरेंट्स के लिए इंटरवेंशन के लिए आप ये कर सकते हैं, अगर डिटेक्शन करना हो कि बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है या नहीं, तो यू कैन सी वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स लाइक कोई अगर आप जोर की आवाज हुई घर में, या थाली बजाया गया, कुछ बजाया गया, तो वो चाइल्ड जनरली हम क्या करते हैं, हमारे जो हम आईज हैं ना, हमारी आंखें उस साउंड की तरफ हम लोकेट करते हैं उस साउंड को. तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे क्या है, या तो वो स्टार्टल्ड नहीं होंगे उस साउंड को सुनकर, या फिर उस साउंड की तरफ वो मूव नहीं करेंगे या उस तरफ लोकलाइज नहीं होंगे. मतलब बच्चे का रिस्पॉन्स कैसा रहता है साउंड की तरफ. या तो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू कैन नोटिस. और धीरे धीरे ऐसे ही बच्चा कितना, आप देखोगे कि नॉर्मल बच्चा जिस स्पीड से लैंग्वेज को ग्रास्प करता रहता है, द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड फॉल्स बिहाइंड. सो स्लोली द पेरेंट कम्स टू नो कि बच्चे में कुछ तो प्रॉब्लम है, देयर इज सम और द अदर प्रॉब्लम. जी. सो इस तरीके से हमें पता लग सकता है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई भी साउंड है उस तरफ से वो लोकेशन पता नहीं चल पा रही है कि कहाँ से साउंड आ रही है, कैसी साउंड आ रही है, तो उसके रिस्पॉन्स से पता लग सकता है. जी. तो और उसी से इफेक्ट करते हैं ये डिफरेंट एरियाज. हाँ जी. सो वन बाय वन विल डिस्कस ऑल द एरियाज स्टार्टिंग विद द बिहेवियरल. जो सबसे पहला है, जिसको देखकर उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन या कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की क्लासरूम सिचुएशन में, विच यू कैन नोटिस. सो द फर्स्ट इज बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स. We see generally lack of attention, uses gestures, turns or cocks head, acts out, and difficulty in following instructions.
सो जैसे मैंने बात कही कि हियरिंग इम्पेयरमेंट को आप ऐसे देख कर नहीं पहचान सकते हैं. So classroom situation में when a child is sitting in the classroom and he has hearing impairment and the teacher is not aware of it, so the first thing she'll notice is that the child is not attentive to whatever she's saying, to her instructions. तो ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा या उसमें लैक ऑफ अटेंशन है. कई बार हम उसे ADHD चाइल्ड बोलकर भी लेबल कर देते हैं जी. ओके क्योंकि बट द प्रॉब्लम इज इट्स नॉट दैट द चाइल्ड इज नॉट अटेंटिव, इट्स बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग द इंफॉर्मेशन और द इंस्ट्रक्शन. क्योंकि वो सुन नहीं रहा है, देयरफॉर ही इज नॉट अटेंडिंग. इफ द टीचर, मान लीजिए क्लासरूम में टीचर कुछ बात कह रही है या शी टर्न्स टू द ब्लैक बोर्ड एंड शी इज राइटिंग समथिंग एंड शी एक्सपेक्ट्स द चिल्ड्रन टू कॉपी इट, बट सिंस द चाइल्ड डिड नॉट हियर, माई हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड डिड नॉट हियर व्हाट द टीचर इज सेइंग, सो ही विल नॉट कॉपी. और टीचर क्या सोचेगी कि ये बच्चा तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता है जी. Okay, so many a times we label the hearing impaired child as ADHD child. So this is one of the prime most characteristics which we see in a hearing impaired child sitting in the classroom. Second is for the sounds or for the stimulation, he'll always turn his head. जैसे क्लास में पीछे की बेंच से कोई लड़का कुछ कह रहा है या टीचर बहुत पीछे से कुछ कह रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है, तो the child will always turn his head towards the speaker. Okay, generally what the hearing impaired child does is because he is not able to hear, he tries to lip read. So lip read करने के लिए आवश्यक है कि आप स्पीकर के चेहरे को देखें, उनके लिप मूवमेंट्स को देखें, तभी वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि स्पीकर बोलना क्या चाहते हैं. हाँ जी. तो इसलिए बच्चा क्या करता है, ऑलवेज ही टर्न्स हिज हेड्स और कॉक्स हिज हेड्स टुवर्ड्स द स्पीकर. So this is also one of the characteristics which is seen in the behavioral aspect. The third thing is he uses gestures. आप देखेंगे क्लास में hearing impaired जो बच्चा है, जो बैठा हुआ है, he generally to express his ideas he'll mostly use his gestures. अगर उसे सिंपल एक चीज कहनी है कि मुझे पानी पीने जाना है, तो चूंकि वो उसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, his language is not age appropriate, so what he'll do, the easier option is he'll some or the other way he'll make a sign of पानी पीना है, ऐसा कुछ साइन करके, बिकॉज हिज ऑब्जेक्टिव इज सॉल्व. उसे पता है कि मैं ये साइन करूंगा तो सामने वाला जो टीचर बैठा है या जो बच्चा है वो समझ जाएगा. सो जनरली व्हाट ही डज, ही यूजेस जेस्चर्स. मोस्ट ऑफ हिज टू कम्युनिकेट हिज आइडियाज ही विल मोस्टली यूज जेस्चर्स. मतलब अपनी कन्वीनियंस के लिए अपने अकॉर्डिंग उसने जेस्चर्स कुछ बना लिए, कुछ साइंस बना लिए. हाँ जी. एंड द फोर्थ थिंग इज ही एक्ट्स आउट. दिस इज ऑल्सो रिलेटेड समवट सिमिलर टू जेस्चर्स. लाइक he'll always to say something. For example, घर पर आज हो सकता है या फिर वो जब स्कूल आ रहा था तो उसने देखा कि 2 बस टकरा गई. Now when he comes to the class, जैसा कि बाकी नॉर्मल बच्चे करते हैं, अगर उन्हें कुछ देखा है, घर पर कुछ हुआ है या रास्ते में उन्हें कुछ घटना देखी है, तो they are very eager to come and tell to the teacher कि ऐसा ऐसा हुआ. Now this hearing impaired child is also eager to tell the incident, to narrate the incident. लेकिन उसके पास क्या है, शब्दों की कमी है, उसके पास भाषा की कमी है. तो what he does, he acts out the situation, and they are very good at acting. They can very efficiently act out whatever they want to say. So वो आएगा और वो टीचर के सामने he'll act out the entire thing कि while he is coming from this house to the school in between उसने क्या देखा explain कर देगा. हाँ जी, he'll act it out. जी. So we see कि the hearing impaired children mostly they act out. The last behavioral characteristic is difficulty in following instructions. Now whatever instructions is being given to him, he finds it difficult to follow. This is also linked to the same cause that he is not able to hear. चूंकि वो सुन नहीं पा रहा है और टीचर ने एक साथ 2-3 इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि अपनी कॉपी खोलिए, पेज नंबर 313 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कीजिए. नाउ सो मेनी इंस्ट्रक्शंस टुगेदर एंड ही इज नॉट एबल टू मेक आउट व्हाट द टीचर सेड. उसे कुछ भी नहीं समझ में आया तो ही सिट्स आइडल. उसे कुछ भी नहीं समझ, या तो वो इमिटेट करेगा, देखेगा बाजू वाला क्या कर रहा है, कौन सा पेज खोल रहा है, तो ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस व्हाटएवर द टीचर गिव्स. सो क्लास में अगर आजकल हम इंक्लूसिव एजुकेशन की भी बात करते हैं, सो इंक्लूसिव एजुकेशन में कई सामान्य बच्चों के साथ यू विल फाइंड अ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, एंड इफ यू नोटिस एनी ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, यू मस्ट गो फॉर इंटरवेंशन एंड आइडेंटिफिकेशन.
ये जैसे आपने बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पॉइंट बताया कि डिफिकल्टी इन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, कि बच्चे को इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में दिक्कत होती है कि टीचर ने क्या कहा उसको कैसे फॉलो करना है, तो इसका IQ से क्या रिलेशनशिप है? इज देयर एनी रिलेशनशिप टू द IQ की समझ नहीं पा रहा है, या उसका एनवायरमेंटल ऐसा है, या हियरिंग में प्रॉब्लम ज्यादा डोमिनेट करती है, मतलब विच इज द मेन फैक्टर? See, IQ has nothing to do with this because अगर कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम नहीं है हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ, द IQ इज फाइन, बिल्कुल परफेक्ट होता है हियरिंग इम्पेयर चिल्ड्रन में. कई बार दे ऑल्सो आर जीनियस, दे हैव हायर IQ. द IQ इज ऑलवेज नॉर्मल और अबव नॉर्मल, एवरेज. So this IQ has nothing to do with it. The difficulty which he faces in following the instructions is all because he can't receive the signals. Because he is not, उसको इनपुट नहीं मिल input पाता, नहीं मिल इसलिए रहा वो उस चीज का आउटपुट प्रॉपर्ली नहीं दे पाता. actually. So these were the behavioral characteristics. Now let us move further. Coming down to the psychological characteristics, we see the children suffer from shame, anger, guilt, embarrassment, depression, frustration, low self-esteem. हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं. जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन यू हैव मेनी थिंग्स टू से. हमारे मन के अंदर हर सेकंड कितनी ही भावनाएं आती है जी, है ना. हम चाहते हैं हर उस भावना को एक्सप्रेस करे, किसी के साथ शेयर करे, बांटे. बट लुक एट आवर चाइल्ड, द चाइल्ड विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज अनेबल टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स. और ये जो बंध जाना, बहुत कुछ कहना है लेकिन हमारे पास वो साधन नहीं है जिससे कि हम उस बात को एक्सप्रेस कर सके, तो इस कारण कई बार दिस लीड्स टू मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स. व्हेन द चाइल्ड इज नॉट एबल टू स्पीक, ही इज अनेबल टू कम्युनिकेट. वो अपनी बात नहीं कर पा रहा है तो वो अपनी फीलिंग्स को शेयर भी नहीं कर पा रहा है. और जब वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहा है, नेचुरली ही बिकम्स एन आइसोलेटेड पर्सन. वो अपने ग्रुप के साथ, ग्रुप अगर क्लास में बाकी बच्चे हैं जो किसी जोक को शेयर कर रहे हैं जी, ओके, एंड आर हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द जोक, सो ही ऑटोमेटिकली बिकम्स आइसोलेटेड, ही इज थ्रोन अवे फ्रॉम दैट ग्रुप. और धीरे धीरे क्या होता है, ये सारी चीजें मिलकर ही डेवलप्स मेनी ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. Because this hearing impairment is not limited only to the language delay or problems in speech or problems in communication. This will further the problem, magnifies. धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ता ही जाता है, क्योंकि लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम की वजह से वो बच्चा क्लास में नाउ ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म एट पार लाइक हिज पीयर्स. उसके एकेडमिक अचीवमेंट में भी बहुत फर्क पड़ जाता है. तो दीज ऑल थिंग्स, द प्रॉब्लम इज द चाइल्ड इज एबल टू डू इट. वो कर सकता है लेकिन ना सुनने की वजह से ही इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द आउटपुट which he might would have produced अगर उसे हियरिंग इम्पेयरमेंट नहीं तो होता. उसका रिजल्ट जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है. मतलब एक उसकी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा है, उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा, तो इस वजह से उसका जो आउटपुट है, जो कहते हैं प्रोडक्टिविटी है, वो लिमिटेड हो जाती है. तो दिस ऑल क्रिएट्स मेनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज सफर्स फ्रॉम द फीलिंग ऑफ शेम. जी, ओके, देयर आर मेनी इंस्टेंसेस इन द क्लासरूम व्हेन यू आर आस्क्ड टू मे बी रिसाइट अ पोएम. बहुत बार हम जूनियर क्लासेस में देखते हैं कि बच्चों को सामने बुलाकर दे आर आस्क्ड टू रिसाइट अ पोएम और स्टैंड अप एंड रीड अ स्टोरी. ओके, बट आवर हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, वो हमेशा अवॉइड करता है ऐसे सिचुएशंस को जहां पर उसे ओरल कुछ प्रेजेंटेशन देना हो. सो ही ऑलवेज ऐसी जगहों पर, ऐसे टाइम पर ही सफर्स फ्रॉम द फीलिंग ऑफ शेम कि मैं नहीं कर सकता हूँ. या फिर ऐसी भी कई बार बातें होती है कि जब वो कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन उसका स्पीच जो है उसमें बहुत सारे एरर्स हैं. अगर आपने हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की स्पीच देखी होगी तो दैट स्पीच इज नॉट एट ऑल इंटेलिजिबल. ओके, जो सुनने वाले हैं उनको बहुत सारी बातें उनकी समझ में नहीं आती है. तो समझ में नहीं आती है तो मे बी द फर्स्ट रिएक्शन वुड बी, क्या कहा, फिर से बोलो. ऐसे कई बार बोलने के बाद बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि सामने वाला लिसनर जो है उसने कहा कि इसकी तो बात ही नहीं समझ में आती है, या कभी कुछ मजाक बना दिया. सो दिस ऑल क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ शेम इन द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड.
और इतनी बार रिपीट करने के बाद तो आई थिंक एक नॉर्मल बच्चा या नॉर्मल इंडिविजुअल भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि मेरी बात सामने वाले को, लिसनर को समझ नहीं आ रही है. So this is one of the psychological problems he faces, or this is one of the characteristics. He always suffers from the feeling of shame. Second is anger and guilt. ये अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस न कर पाना अपने आप में गुस्सा पैदा करता है. और गिल्ट, उसे पता है कि उनके माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो नॉर्मल बच्चों के माँ बाप की तरह ही है. उनके माँ बाप भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करे, है ना, he reaches to some level, but he knows that somewhere or the other he has the potential but he is not able to showcase it. So this also creates a feeling of guilt कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ. So this anger and guilt you will find in children with hearing impairment. The third is embarrassment. कई बार ऐसे बच्चे embarrassed हो जाते हैं ऐसे situations में when you ask them to speak, और maybe जैसे मैंने कि पहले example दिया that he speaks, or maybe he क्लास में स्टोरी टाइम चल रहा है and the teacher asks everyone to come in the center and narrate a story. When जब इस hearing impaired बच्चे का टर्न आता है, he goes to the center of the stage and he starts speaking. The children do not understand. Maybe children make fun of him and so the child is embarrassed. So this not only happens in the classroom. When he goes back to his home, he comes out in the playroom. There also वहाँ भी उसके जो साथ में खेलने वाले बच्चे हैं या घर पर सदस्य हैं, किसी भी सिचुएशन में, मतलब किसी हर सिचुएशन में he faces that embarrassment. He is always embarrassed. The next is depression. और इन सभी reasons के कारण at some point he becomes depressed. Okay. And everything creates a frustration in his life. मतलब he is confused with everything. He doesn't understand कि ये क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और ऐसा मैं कैसे फुलफिल करूँ सबके एक्सपेक्टेशंस. तो he is always in a frustrated kind of state. And one more thing which adds to it is communication problem. चूंकि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. कई बार ऐसा होता है कि टीचर क्लास में कुछ कह रही है या फिर कोई भी स्पीकर कुछ कह रहा है एंड द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द आइडिया or the instruction, and in this case he is frustrated because there are so many stimulus coming together at the same time. The teacher is also speaking, the teacher is also maybe giving some gestures, okay, the teacher is also writing something on the blackboard, so he has to capture so many instructions at the same time, so many stimuli at the same time, so he becomes frustrated. And the last one is low self esteem. जाहिर सी बात है ये सारी प्रॉब्लम्स के कारण ही वुड हैव अ वेरी पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट. उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, उसको वो हमेशा एक हीन भावना का शिकार बना रहेगा. सो ही हैज अ लो सेल्फ एस्टीम. तो ये साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताई कि बच्चे को अगर हियरिंग लॉस है, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, तो सारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, शेम है, एंगर है, एम्बैरेसमेंट है, और फाइनली ये होता है कि बच्चा अपनी बात को एक्सप्रेस ना करने के कारण एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, और सारी सिचुएशंस में वो ही फील्स वेरी शेम्ड एंड एम्बैरेस्ड. तो फाइनली वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एंड ही थिंक्स कि अब उसको क्या करना चाहिए, वो क्यों नहीं अपनी बात एक्सप्रेस कर रहा है, सामने वाले लिसनर उसकी बात क्यों नहीं समझ रहा है, तो सारा बहुत कंफ्यूज रहता है. इसलिए ये साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जी. एंड दीज साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यू विल नॉट नोटिस जस्ट अपॉन simple observation. अगर आप क्लास में if you work in a classroom and you see a hearing impaired child, you will not come to know about his psychological problems until and unless you deal with him. जब तक आप उससे बात नहीं करोगे या you are a close maybe a caregiver to him or a friend, you will not come to know through which phase he is passing. जी. So the next characteristics we come upon is the speech characteristics, and this is very important and easily observable once a child starts communicating with you. So the speech characteristics are monotonous speech, poor speech intelligibility, voice errors, articulation errors, and suprasegmental errors. The first one is monotonous speech. Monotonous speech का मतलब है ऐसा speech जो
एक ही ताल या एक ही लय में चला जा रहा है। जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, जब हम बातचीत करते हैं, सो टू मेक आवर स्पीच एक्सप्रेसिव and efficient, we talk in a different tones. Yeah, we incorporate many, we incorporate many suprasegmental features. जी. Like sometimes जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, अरे वाह तुम कहाँ गए थे, है ना, so we have a raising voice. जी. And when we are sad, we have a falling voice. So these all are suprasegmental features. Sometimes there is a rhythm when we talk. When we recite a poem, there is a rhythm. Okay. So these are the suprasegmental features, but the child, since he is hearing impaired, he misses these suprasegmental features. Since उसने कभी सुनी ही नहीं है कि different tones में, different tones या ये सारी बातें उसके उसकी जो क्षमता है सुनने की, जो residual hearing है, he is not able to catch those suprasegmental features. So चूंकि सुना नहीं है, that is why he never uses them in his speech. So जब हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की स्पीच सुनते हैं या वो कुछ बोलता है, तो एवरी टाइम यू फील देयर इज अ मोनोटोनस स्पीच. Okay, so this is one of the characteristics, speech related characteristics of a hearing impaired child. The second characteristic is poor speech intelligibility. Now speech intelligibility is, when we speak, जब हम कोई बात करते हैं, when we communicate, there are two persons at two corner. One is the encoder, the other is the decoder. तो जब हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है कोई सुनने वाला मौजूद है, तो सुनने वाला कितनी भली भांति से हमारे स्पीच को समझता है, that is called speech intelligibility. Okay, so that means our speech should be very clear, very efficient with all the suprasegmental features. Only then the listener would understand what we are trying to say, would understand our intention, would understand our emotion behind that sentence. So this is speech intelligibility. And generally we see that our hearing impaired children have a poor speech intelligibility. जब वो कुछ बात करते हैं तो उसे ये लगता है कि वो अपनी बात को कह रहा है, लेकिन कई बार आर्टिकुलेशन एरर्स होते हैं. जैसे ब्लू को बिल्लू कहा. ओके, कई बार ऐसा हुआ कि लास्ट के जो साउंड्स हैं वो उसने मिस कर दिए. कई बार ऐसा हुआ कि 2-3 वर्ड्स को उसने स्पेसिंग, प्रॉपर स्पेसिंग नहीं दिया और बहुत जल्दी, रेट ऑफ स्पीच बहुत जल्दी था. सो इन कारणों से जो सुनने वाला है उसे उसकी स्पीच समझ में नहीं आती है. क्योंकि फाइन, जैसे हमने बात कर रहे हैं हम इसके बारे में, और ये कि बच्चा सुन नहीं पा रहा तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो कम्युनिकेशन गैप है, और लिसनर्स को उसकी इंटेंशंस, उसकी इमोशंस, जो भी वो एक्सप्रेस करना चाहता है, उसका मतलब एक्सप्रेशन क्या है, किसके लिए है, और वो किस तरह से एक्सप्रेस करना चाहता है, वो क्लियर नहीं होगा. तो ऑफ कोर्स इंटेलिजिबिलिटी तो पुअर होगी. इमोशंस तो नो डाउट, प्लस वो क्या कह रहा है, दैट कंटेंट ऑल्सो यू कांट मेक आउट. कई बार ऐसा होता है जिन हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की इंटेलिजिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी होती है, उनकी भी बात सिर्फ उनके परिवारजनों को ही समझ में आती है. अगर कोई अनजान, कोई स्ट्रेंजर उनसे बात करेगा तो ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग. इसका मतलब तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं वो मान लीजिए थोड़ा एक्सप्रेस करने लगे तो लिसनर को भी उतना ही ट्रेंड होना चाहिए ताकि वो ठीक से उसकी बात को समझ सके. इसलिए ये कहा जाता है कि कई बार आप उस बच्चे के साथ रहते रहते you are acquainted with his speech. So that is why the family people, the family members, they understand at least maybe 40% of the speech, but a stranger doesn't. जैसे कि मैम हम स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में किस तरह के स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. बाकी के बारे में डिस्कशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे.
वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। हम बात कर रहे थे स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स की इन हियरिंग लॉस। बिफोर फॉर दिस डिस्कशन मैं अपने व्यूअर्स को फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि वो हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके। हमारा नंबर है 1800111208। हमारा लैंडलाइन नंबर है 26511613। हमारा फैक्स नंबर है 26511609। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है rehabstd@ndc.vsnl.net.in। हमारी वेबसाइट है www.rehabcouncil.nic.in। तो आइए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ और जानते हैं स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इन डिटेल। The next characteristic in the speech aspect is articulation errors and the voice errors. So articulation errors में जब वो कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं उनमें वो क्या करते हैं, या तो कोई दूसरा साउंड ऐड कर देते हैं या वो साउंड ओमिट करके कोई दूसरा साउंड वहां पर लगा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहे कि पेंसिल, तो स की जगह बहुत सारे बच्चे च कह देते हैं, पेंचिल या पेंचिल। तो दिस वॉज लाइक ही डिड सब्सटीट्यूशन, स की जगह उसने छ या च लगाया। सो ऐसे बहुत सारे एरर्स जब हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा बात करता है उसकी स्पीच में, यू विल नोटिस दैट दीज आर द आर्टिकुलेशन एरर्स। कोई भी साउंड जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो दैट हैज अ पर्टिकुलर प्लेस एंड अ पर्टिकुलर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। वो उच्चारण का एक निश्चित स्थान होता है और किस तरीके से आप वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो निश्चित होता है। तो जब ये बच्चे बात करते हैं, सिंस दे गेट वेरी लेस ऑडिटरी फीडबैक, दे डोंट गेट द फीडबैक, वो क्या बोल रहे हैं वो उस खुद सुन नहीं पा रहे हैं कि वो स की जगह उसने च कहा है, तो ही इज नॉट गेटिंग दैट फीडबैक एंड देयरफॉर ही कंटिन्यूज टू प्रोनाउंस द रॉन्ग साउंड। सो एज ए आर्टिकुलेशन के एरर्स हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड के स्पीच में आपको दिखेंगे। द नेक्स्ट इज वॉइस एरर्स। वॉइस में हम बहुत सारे पैरामीटर्स को देखते हैं, जैसे कि पिच हो गया, इंटेंसिटी हो गई। पिच में लाइक वी हैव हाई पिच एंड लो पिच। सो जनरली आप हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में देखोगे कि दे स्पीक इन अ वेरी हाई पिच or a very low pitch. Generally you will find it they'll speak in high pitch. So they are not able to monitor their voice. They are not able to adjust their voice. सेल्फ फीडबैक होता ही नहीं है तो इसलिए उनको जज नहीं कर पाते कि किस नॉर्मल पिच में उनको बात करनी है। हाँ जी, या तो बहुत श्रिल आवाज में बात करेंगे या बहुत मोटे आवाज में बात करेंगे जी। एंड रिपीटेडली इफ यू टेल देम कि नो दैट दिस इज नॉट द राइट थिंग, स्पीक इन दिस वे, since they don't get that auditory feedback they are not able to correct it. so their voice में you'll find, और या फिर कभी बहुत जोर से बात करेंगे। एक जो नॉर्मल रेंज होती है, नॉर्मल आवाज में हम बात करते हैं जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, सो दे विल नॉट स्पीक इन दैट नॉर्मल टोन। दे या तो बहुत जोर से बात करेंगे या बहुत धीरे बात करेंगे। इन सब के अलावा कई बार हम देखते हैं कि दे हैव प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग, सांस लेने में उन्हें तकलीफ होती है। तो जब हम वो कुछ उच्चारण करते हैं तो या तो बहुत ज्यादा हवा निकालते हैं, कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनको हम जब हम बोलते हैं, ऐसे साउंड्स होते हैं व्हेन वी स्पीक, सो अ लिटिल अमाउंट ऑफ एयर इज एक्सपेल्ड आउट। बट ये बच्चे जब अब ये बोलते हैं, जनरली इनके सारे साउंड्स में यू विल फाइंड दैट वो हवा, मुंह से हवा ज्यादा निकालते हैं। सो दिस मेक्स द लिसनर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो क्या बोल रहा है ये समझ पाना। सो देर आर वेरियस प्रॉब्लम्स इन देयर वॉइस, लाइक दे हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम, दे हैव ड्यूरेशन प्रॉब्लम जी। किस तरह से हमें बात करनी है, कितने ड्यूरेशन पे कैसे साउंड्स को प्लेस करना है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। देन पिच में प्रॉब्लम, लाउडनेस में प्रॉब्लम। सो देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स इन देयर वॉइस एंड दीज आर कॉल्ड एज वॉइस एरर्स। जी, जैसे कि आपने बताया कि स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब मेनली यही है कि
इंटेलिजेंट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ना एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें बहुत सारे एरर्स हो जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि लाउडनेस का होता है, पिच का होता है, और आर्टिकुलेशन एरर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे को फीडबैक नहीं मिल पाता, और साथ के साथ वो जज नहीं कर पाता कि वेदर ही इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ राइट और नॉट। मतलब एक्सप्रेस करने की बात नहीं है, ही इज एबल टू एक्सप्रेस, ही यू नो वट एवर वोकेबुलरी ही हैज, ही मैनेजेस टू टेल, बट द प्रॉब्लम इज विथ ऑल दीज एरर्स कंबाइंड, the listener is not able to decipher the meaning, he is not able to understand what the speaker is trying to say. So the last characteristics in the speech aspect is suprasegmental errors. As we have already discussed, suprasegmental matlab जिसमें हम we have like intonation, pause, rhythm, emphasis. हम बात करते हैं जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो we want to stress on a particular point. For example, if I want to say I am wearing a red shirt, so I emphasize on the word red to make people understand that I am emphasizing on the color what I am wearing. But this is a very valuable thing in your speech. Until unless you put emphasis on the word red, the listener is not able to understand what are you trying to say. You could have also said कि I am wearing a green saree, but you want the listener to understand that I am emphasizing on the red color. So this is, ये जो फाइनर एस्पेक्ट्स होते हैं इनको हम सुप्रा सेगमेंटल एस्पेक्ट्स कहते हैं स्पीच के। कई बार ऐसा होता है जिस रेट से आप बोल रहे हो, जिस पॉज हम पॉज देते हैं, जैसे एक बहुत फेमस सा है कि रोको मत जाने दो, ओके, एंड इफ यू चेंज इंटरचेंज, ओके, रोको एंड इफ यू पुट अ पॉज आफ्टर दिस एंड देन से मत जाने दो, so the entire meaning changes. So these are very important aspects in a speech which a hearing impaired child misses out. Then we talk about the rhythm. वो कुछ poem recite करते हैं, they don't understand the rhythm inside the poem. जैसे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. It has a particular rhythm which makes the poem very interesting and expressive. And if you miss out this rhythm, it becomes a very monotonous kind of thing. That we have already discussed कि monotonous speech mostly characteristics होता है इसमें. हाँ जी. So ये जो suprasegmental features हैं that are missing from a hearing impaired child speech. जी. Next we come to the language characteristics. Now under language, the first characteristic is delayed receptive and expressive language. The child has a limited vocabulary which mainly comprises of nouns and verbs, uses and learns concrete words easily than abstract ones, difficulty in using function words like an, are, a, the, etc. Mostly uses and understands simple sentences, difficulty comprehending words with multiple meanings, and misunderstanding and misuse of tenses, plurals, subject and object organization. Now starting with the first characteristic, it is expressive and receptive language which is delayed. Both are delayed. Normal तरीके से जब एक बच्चा बड़ा होता है, a child without any impairment or disability, you know, his language develops at a age appropriate manner. जैसे कि अगर 3 साल का बच्चा है तो उसकी वोकैबुलरी इतनी, उसके शब्दकोश में मान लीजिए कि 3000 शब्द उस बच्चे को पता होते हैं. लेकिन हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे में दैट एक्सप्रेसिव लैंग्वेज प्लस रिसेप्टिव लैंग्वेज, रिसेप्टिव लैंग्वेज मतलब कॉम्प्रिहेंड कर पाना या ग्रहण कर पाना. जैसे मैं अगर उससे बात कर रही हूँ, मैं कुछ कह रही हूँ, तो इज ही एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, इज ही एबल टू ग्रास्प, इज ही एबल टू रिसीव द मीनिंग, सो दैट इज रिसेप्टिव. एंड when he tries to express something, is he able to express it as he is feeling? So that is expressive language. So we see कि both receptive language और expressive language delayed होते हैं. There's and the gap continually increases. जब hearing impaired बच्चा 2 साल का है and a normal child of 2 years, you see a gap between the receptive language, and as the child, you know, grows up, the gap widens and widens if we don't use correct intervention measures. क्योंकि बेसिकली अगर हम नॉर्मल बच्चों के माइलस्टोन्स की बात करते हैं तो उनमें रिसीविंग अच्छी होती है, इमिटेशन होती है, और आई थिंक एफर्ट्स थोड़े कम डालने होते हैं
रादर देन की जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, क्योंकि हमें उसे इनपुट ज्यादा देना होगा, उसको ज्यादा समझाना होगा हर सिचुएशन के बारे में कि उसको कैसे वो वर्कआउट करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है. तो सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस. Yeah, that is intervention. If you provide him with the right kind of intervention, then the gap, the widened gap, you can make that gap narrower day जी, by day. जी. But without intervention, this is a characteristic which you'll find in a hearing impaired child, that his language, both expressive and receptive, falls far below than the normal child. सो इट्स लाइक कि गैप हम कम करने के लिए अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज्यादा बहुत जरूरी. It is very important that you provide him with the right kind of aid, hearing aid, जी. if your objective is to make the child learn oral language. ये जैसे आपने बात की अर्ली इंटरवेंशन की और डिपेंड्स की हियरिंग एड हम करेक्ट एज पे और जल्दी प्रोवाइड कर दें, तो इसके कुछ वैल्यूज होती होंगी कि जैसे बच्चे को कितना हियरिंग लॉस है, बच्चा कितने लेवल पे, बहुत ज्यादा हियरिंग लॉस है या माइल्ड है, या मतलब डिपेंड करता है इस पे, उसी के अकॉर्डिंग ही हम बच्चे को इंटरवेंशन देंगे. या बिल्कुल. जैसा कि हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉसेस में, उसमें वन ऑफ द पैरामीटर्स इज डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस. सो विल बी डिस्कसिंग दैट कि उस डिग्री के अकॉर्डिंग ही हम उसे हियरिंग एड दें. जी. Now coming to the next characteristic is limited vocabulary, which comprises mainly of nouns and verbs. शब्दकोश जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे का होता है वो बहुत लिमिटेड होता है. मतलब he'll be maybe London would not be a very easy word in his vocabulary. He must be knowing the words like which he sees immediately, like table, chair. ये कुछ शब्द उसकी vocabulary में होंगे age appropriately. But नॉर्मल बच्चों का शब्दकोश जो होता है वो 5 साल तक की उम्र में हम देखते हैं कि हर साल इट इंक्रीजेस एट ए ट्रिमेंडस रेट. बहुत सारी नए नए ऑब्जेक्ट्स वो देखता है, वो फील करता है, नहीं दैट वर्ड इज इंक्लूडेड इन हिज वोकैबुलरी. बट अ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड ही फेसेस प्रॉब्लम, ही फेसेस चैलेंजेस in this vocabulary. So his vocabulary is very limited and it mainly comprises of nouns and verbs. You'll never find he rarely uses prepositions, adjectives and all those. Now next is uses and learns concrete words easily than abstract ones. Now as I said, जो मूर्त चीजें हैं जी, जो कि बच्चा छू कर फील कर सकता है, ऐसे वर्ड्स को द चाइल्ड understands them very easily and it is included in their vocabulary. He learns it and he uses them. For example, if he is able to touch and feel this table, when he says something he will use the word table. But then something like emotions like anger, jealousy, these all things are abstract words, so you will rarely find these words used in his sentences. जी. तो मैम जैसे कि आप लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं और उसमें हमने देखा कि जो लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में, उसमें हमने एक्सपर्ट ने हमारी डिटेल में बताया कि डिपेंड्स कि कौन से लेवल का उसको हियरिंग लॉस है. इसके बारे में डिटेल हम एक करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस कौन सा है, डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस कौन सा है. लेकिन इसके एक्सप्रेशन में, रिसीविंग में, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में, इन सब में हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है. Now the next characteristic is he uses difficulty in using function words like a and the, are. जी. अगर आप एक hearing impaired बच्चे के साथ conversation करें, so you will see कि whenever he uses sentences, it mainly comprises of nouns and verbs. जी. Like he'll say, I go. Mother cry. Okay, so it is like mother is noun and cry is verb. So he'll rarely use conjunctions like and, because, and, or he'll rarely use prepositions, because nouns and verbs are the concrete things. Nouns कोई भी चीज उसने देखा हुआ है, place maybe he has gone to that place, and verbs he can easily see, रोना, खाना, पीना, these all things he does and he sees. So when he uses sentences, he uses only the nouns and the verbs. So he misses out, like I said, the functional words. Function words like a and the, are. And as you all know, that these function words are very important.
when we use sentences, when we converse, these function words, when you use these function words, the sentence becomes complete. जी. And the meaning of the sentence is enhanced. More expressive. Yeah. It's like. The next is he mostly uses and understands simple sentences. Simple sentences like the sentences I go to the market. The sentences which do not have conjunction, which do not have passive forms or indirect speech. So these are the simple sentences. So the hearing impaired children, they use and they learn simple sentences faster and easily. जी. Rarely you will find children with hearing impairment using complex or compound sentences. The next characteristic is difficulty comprehending words with multiple meanings. Now words with multiple meanings is another challenge for hearing impaired children. जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, शब्द है दैनिक. दैनिक शब्द का अर्थ क्या है? दिन या रोजाना. अब हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को एक शब्द का मतलब या अर्थ समझने में काफी टाइम लगता है एंड ही हैज टू यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड इन अ वेराइटी ऑफ सिचुएशंस. नाउ देयर आर मेनी वर्ड्स विच हैव अ मल्टीपल मीनिंग. जैसे दैनिक शब्द का अगर हम इस्तेमाल करें तो देयर इज अ न्यूज़पेपर कॉल्ड दैनिक भास्कर. जी. है ना. तो जब ये बच्चा कोई अगर उसे कहता है कि इस पेपर का नाम दैनिक भास्कर है, ना ही विल फेल टू एसोसिएट द मीनिंग, क्योंकि उसे समझ में नहीं आएगा. उसने जो दैनिक शब्द का मतलब समझा है, पर्टिकुलर सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में उसको पता है. मतलब जैसे कि एक हम बात करते हैं आइसोलेशन एंड जनरलाइजेशन की, तो ये कि अलग अलग सिचुएशन में अगर उस बच्चा वो उस चीज को लिंक नहीं कर पाता, कनेक्ट नहीं कर पाता, सो इट्स लाइक कि वो जनरलाइज नहीं कर पा रहा है उसको. बिल्कुल. मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ऐसे वर्ड्स जिनके मल्टीपल मीनिंग्स है. आपने आइसोलेशन और जनरलाइजेशन की बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी कि आइसोलेशन में वर्ड्स यूज करना और उसको एक जनरलाइज्ड वे में यूज करना, इसमें भी उन्हें प्रॉब्लम होती है. What we are talking about is words with multiple meanings. For example, the word bank. Bank is a place where we deposit money, but bank has another meaning too. It is the edge of the river. जी. So बच्चे को पता है कि उसने बैंक देखा है, he knows, वो कई बार अपने माँ बाप के साथ गया है बैंक, so he has understood the meaning of bank. But now when he reads a story and there he finds the word bank, and it's written the child was sitting, across the bank. He was very sad. So, he finds it very difficult to associate the meaning. जी. Now, when you tell him, no, this bank means the edge of the river. So, this becomes very difficult for the child to associate and understand that this word has a different meaning too. क्योंकि एक ही वर्ड का दो अलग सिचुएशन में दो अलग मीनिंग है, दो अलग अर्थ है. जी. So, he finds it difficult to understand words with multiple meanings. And the last characteristic is misunderstanding and misuse of tenses, plurals, subject and object organizations. When a hearing impaired child, converses with his family, with his friends, he misses the word endings. हम बात करते हैं like when I say dogs, the last word I meant there are more than one dog. But the last word S, the last sound S, he misses the sound. Even after using good hearing aids also, generally the hearing impaired children miss out the word endings. So since they don't listen or they don't hear the word endings, therefore when they explain or when they converse, they don't use those word endings. So they have problems with plurals, with tenses, like he said, the child go to the market. He didn't add es, goes. जी. Because he has never heard, he missed out that es part. When he had a conversation with his mother and his mother used the word goes, he missed out the es. So now when he is speaking, he never used that word. So he has problems with plurals, tenses, and one of the major problems is subject and object organization. For example, in every language you will find there is a definite pattern of using sentences, of using the subject and object combination. So our hearing impaired children face challenges in using sentences with proper structure. So it's like organization में उनको प्रॉब्लम आती है. ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस सेंस में उनका
सेंटेंस फॉर्मेशन में या किसी सिचुएशन को हैंडल करने में इन व्हाट टर्म्स? नो, दिस इज सेंटेंस फॉर्मेशन में. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि जैसे हर लैंग्वेज में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदी की बात करें तो राम आम खाता है. राम इज नाउन, आम इज ऑब्जेक्ट एंड खाता है इज वर्ब. तो यहाँ ऑर्डर क्या था? पहले नाउन, देन ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब. बट इंग्लिश में व्हेन वी टॉक, सो इट्स लाइक राम ईट्स अ मैंगो. So the subject is in the same place, but the verb comes in between. So Ram eats a mango. The object goes to the last. Sequence change हो जाता है. The organization changes in different languages. So our hearing impaired child finds it difficult when they express something. You will find there are many errors in organization. सो जैसे कि बेसिकली वही एक पॉइंट आ जाता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो पुअर स्पीच इंटेलिजिबिलिटी जो हमने एक पहले एस्पेक्ट में बात करा था, और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इट्स अ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, और इन्हीं एरर्स की वजह से, आर्टिकुलेशन एरर्स, सुपर सेगमेंटल एस्पेक्ट्स की वजह से मोनोटोनस स्पीच हो जाती है. और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से लिंक है. अभी तक जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की उसमें हमने देखा कि बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स. एवरी फैक्टर इज लिंक टू वन ऑफ द अदर फैक्टर, क्योंकि अगर एक फैक्टर इफेक्ट होता है तो दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिकली उससे लिंक्ड अप होता है, तो बच्चे की पर्सनालिटी पे इफेक्ट पड़ता है. बिल्कुल. नाउ वी मूव ऑन टू द कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. जी. संप्रेषण से लिंक्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको जब बच्चा आपके साथ बातचीत करता है, देन यू विल फाइंड द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड स्टैंड्स अपार्ट. कुछ ऐसी बातें होती है उनके कम्युनिकेशन करने के वे में या वट एवर दे कन्वर्स, you will definitely come to a conclusion that this child may be having a problem with his hearing ability. So these are the communication characteristics. The first one is he mostly uses gestures for communication, depends on lip reading for understanding the information, and uses body language and facial expressions for communicating ideas. ये पॉइंट हमने पिछले एस्पेक्ट में भी कवर अप किया था कि जब एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा बात करता है तो व्हाट ही डज, वो छुपाने की कोशिश करता है. सिंस ही इज नॉट एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन थ्रू हिज ऑडिटरी सेंस, सो ही कंपनसेट्स दैट पर्टिकुलर थिंग थ्रू हिज विजुअल सेंस. तो जो चीज उसके अंदर है वो उसके अंदर जो टैलेंट है या उसके अंदर जो सेंस ऑर्गन इज वर्किंग, वो उस सेंस ऑर्गन से अपनी ऑडिटरी सेंस ऑर्गन की अक्षमता को कवर करने की कोशिश करता है. क्योंकि वो हियरिंग स्टिमुलस तो उसको रिसीव नहीं हो रहा है ठीक से, तो द चाइल्ड इज यूजिंग द विजुअल स्टिमुलस फॉर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन, for getting the information as well as expressing the information. So you will find जब भी एक hearing impaired बच्चा बातचीत करता है तो he generally uses gestures. Maybe he'll use one or two words, mostly nouns, and rest he'll do with gestures. He depends on lip reading for understanding the communication or understanding the information. He'll always look at you, at your face. अगर आप उसके पीछे खड़े होकर बात करते हैं तो he'll seldom get whatever you're speaking. उसको समझ ही नहीं आएगा कि स्पीकर क्या बोलना चाहता है. So many a times हम बात करते हैं, जब हम संप्रेषण की बात करते हैं तो संप्रेषण करने के भी कुछ एटिकेट्स होते हैं. When you communicate with a person, there are many things like turn taking behavior. Like पहले किसी ने कही तो you have to wait for that person to complete his sentence. Or maybe the person is explaining something, you just can't cut in and और अपनी बात रख दिया, ऐसा नहीं है. तो संप्रेषण जब हम करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं. एंड देन देयर इज वन मोर थिंग दैट you don't look into the face and like for getting the information. You'll find a hearing impaired child when he's communicating with you, his whole attention is on your lip movements, and these basic things which are called communication etiquettes, they don't understand them. They can cut in between and start their own thing, so they'll not wait for you to complete your sentence. जी, तो इस तरह के कुछ कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में.
जिसमें हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि मेनली दे फोकस ऑन टू द लिप रीडिंग बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रिसीव द हियरिंग स्टिमुलस, जिसको हम कहेंगे कि जो बच्चा है वो ठीक से सुन नहीं पाता, इसलिए वो विजुअल स्टिमुलस देखने के साथ साथ वो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए दूसरा सेंस ऑर्गन को यूज करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं। बाकी की डिस्कशन